Good afternoon to all of you. आवाज जा रही है मेरी? ओके। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग और यूजीसी एचआरडी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड कंसर्न्स विषय पर आयोजित 7 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स के चौथे दिन के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में रिसोर्स पर्सन के रूप में हम सभी के बीच हिंदी साहित्य की मर्मज्ञ प्रोफेसर अल्पना मिश्रा जी ऑनलाइन अपना व्याख्यान प्रदान करेंगी। मैडम, मैं आपका समाजशास्त्र विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। संप्रति आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य पद के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विषय से परास्नातक हैं, बीएचयू से पीएचडी हैं और हमारे जिले बस्ती की हैं, तो पूर्वांचल की माटी से आपका विशेष लगाव है। इसके अलावा एकेडमिक्स के साथ साथ साहित्य में भी आपकी एक विशिष्ट पहचान है। आपके 2 उपन्यास अनियारे तलछट में चमका और अस्थि के फूल काफी चर्चित रहे हैं। कई कहानी संग्रह, कविताओं और आलोचना आपकी प्रकाशित हो चुकी है। सहोदर संबंधों की श्रृंखला कहानी संग्रह का आपने संपादन किया है, जिसका प्रकाशन राजकमल ने किया। कई भाषाओं के साहित्य का अनुवाद भी आपने किया है। कई विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल्स और जो भी कंट्रीब्यूशन एकेडमिक्स हैं उसके दायित्व का भी आप निर्वहन कर रही हैं। इसके अलावा आपको आपकी साहित्यिक प्रतिभा के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। शैलेश मटियानी स्मृति सम्मान, परिवेश सम्मान, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित साहित्य संस्थाओं से आप सम्मानित हैं। मैडम, मैं आपका एक बार पुनः समाजशास्त्र विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये हम लोगों को ये भरोसा है कि आपके व्याख्यान से निश्चित हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन के हैं वो जरूर लाभान्वित होंगे। भाषा, समाज और लैंगिक भेद के अंतर संबंध विषय पर आपका व्याख्यान होगा। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और इस कोर्स की समन्वयक और समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पांडे मैम भी इस सभी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपका औपचारिक स्वागत करें। संगीता पांडे मैम। थैंक यू मनीष जी। समाजशास्त्र विभाग और यूजीसी एचआरडीसी सेंटर गोरखपुर की ओर से आयोजित इस 7 दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया टॉपिक पर हो रहे शॉर्ट टर्म कोर्स में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी प्रोफेसर अल्पना मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अभी मनीष जी ने आपका पूरा परिचय दिया और आपके बारे में, आपकी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त, इतने सारे पुरस्कार, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, शक्ति सम्मान, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हुए हैं। और जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो प्रारंभ है, स्त्री की जो पीड़ाएं हैं जो वास्तविक परिवेश में साहित्य में किस प्रकार से उजागर हैं, साहित्य किस तरह से मदद कर सकता है विमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण में, इसकी आप मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं। अभी मैं देख रही थी कि आपका जो स्त्री कथा के 5 स्वर है आलोचना, वो भी कहीं न कहीं साहित्य के क्षेत्र में स्त्री के स्थान को जरूर इंगित करता हुआ है। मैं आपसे सारी आपकी जो उपन्यास और साहित्य है उसमें कुछ नेट से और कुछ मनीष जी के माध्यम से लेकर के आपसे जरूर उसको उनका अनुशीलन करना चाहूंगी। आज इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत इस रूप में करती हूँ कि अभी तक स्त्री विमर्श, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इस पर किसी साहित्यकार की दृष्टि नहीं पड़ी। हमारे वर्कशॉप में विधि के लोग आए, समाजशास्त्री आए, अर्थशास्त्री आए, लेकिन एक साहित्यकार को अपने मध्य पाकर हम आह्लादित हैं और
एक गूढ़ विवेचन की प्रत्याशा में आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार और प्रोफेसर संगीता जी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा तो नहीं मुझे मिली है, किंतु मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी नहीं हूँ, किंतु समाज की विद्यार्थी जरूर हूँ, क्योंकि मेरे साहित्य का लक्ष्य ही मनुष्य है और समाज है। तो मैं जो साहित्य की दृष्टि से जो मेरा एक नजरिया बनता, खासकर भाषा की दृष्टि से, वो कुछ आप सबसे शेयर करूंगी। और जिस तरह से हम भाषा को देखते हैं और जिस तरह से उसे समझते हैं, वो उतनी नहीं है, या जिस तरह से भाषा हमारे आसपास है, इस पर भाषा के भीतर जो जेंडर भेद के गहरे रंग छुपे हुए हैं, रूप छिपे हुए हैं, और जो हमारी सामाजिक संरचना का ही हिस्सा हैं, इन्हीं बातों के आसपास मैं अपनी बात रखूंगी। तो पहली बात तो ये कि भाषा एक माध्यम की तरह हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और जानते हैं कि भाषा एक माध्यम है, और जितनी वह हमारे आसपास दिखाई पड़ी, जिस तरह से दिखाई पड़ी है, लेकिन वह उतनी ही नहीं है। और चूंकि जो भाषाविद हैं वो कहते हैं कि भाषा की जो परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं कि भाषा एक यादृच्छिक ध्वनि संकेत है। तो अगर यादृच्छिक ध्वनि समूह है या ध्वनि संकेत है, तो ये ठीक है, ये व्याकरण विदों की परिभाषा है। किंतु जब मनोवैज्ञानिक कहता है तो वो कहता है कि लैंग्वेज इज अ प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस, और जब एक साहित्य वाला कहता है तो वो कहता है कि भाषा एक जीवित परिवेश है। यानी भाषा जो दिख रही है या हमको जितनी बता दी गई है उतनी ही नहीं है, वह हमारी सामाजिक संरचना का हिस्सा है। भाषा भाषा को निर्मित करता है, भाषा को बनाता है, निर्माण करता है, किंतु एक एक वक्त आता है जब भाषा की जिस आवश्यकता, समाज की जिस आवश्यकता के कारण भाषा बनाई गई थी, भाषा उस समाज का निर्माण करने लगती है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेज कल्चर। आप ये देखिए, अब अगर ऐसा हो रहा है, या ये जो दो थ्योरी चलती हैं, उनको हम कैसे देखें। कभी सस्यूर, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कभी एक बहुत बेसिक बात कही थी कि भाषा बोलना भर नहीं है। अब अगर भाषा बोलना भर नहीं है, भाषा बातचीत में घटित होती है। सस्यूर ये कह के एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, मतलब कहते एक बेसिक बात समझाने के लिए इतनी बड़ी बात है कि बातचीत में घटित होती है। अकेले का बोलना उस अर्थ में नहीं है जो बातचीत के अर्थ में है। यानी आप कुछ संप्रेषित कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और जब आप बता रहे होते हैं, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो भाषा आपके भेद खोल देती है। भाषा भाषा में छुपे हुए जो रूप हैं, वो खुल जाते हैं। एक मुझे अपने, हम सब ने सुनी होगी ये लोक कथा कि एक भेड़िया था जिसने नानी के वस्त्र पहन लिए थे, और वो छोटी बच्ची जो माँ के मना करने पर भी जंगल पार करके चली गई थी, और उसने जो है कि नानी से उसे मिलना ही है, और जब उसने नानी से बातचीत शुरू की, और जब भेड़िया जो कि साड़ी वाड़ी पहन लिया, रूप रंग बदल लिया, यानी अपना अपना वेश बदल लिया है, लेकिन जब वो बोलता है तो बात खुलने लगती है, क्योंकि भेड़िया की भाषा जो है, उसकी भाषा के जो तत्व हैं वो आक्रामक हैं, हिंसक हैं। बच्ची बोलती है कि नानी तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? तो भेड़िया कहता है जिससे तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। तुम्हारे दांत इतने बड़े क्यों हैं? तो कहता है जिससे तुम्हें अच्छी तरह खा सकूं। यानी बात बोलेगी, भेद खोलेगी बात ही। तो
भाषा आपके भेद खोल देती है, भाषा में कुछ छिपाया नहीं जा सकता। ये ये थोड़ी देर चलता है कि आप भाषा के कुछ लेयर्स बना करके आप थोड़ा-सा उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने लेयर्स में इतने गहरे सारी चीज़ों को लिए हुए है कि वो अंतभेद खोल देती है। तो मैं इस तरह से इसे देखती हूँ कि भाषा और हमारा साहित्य इसे इस तरह से देखता है कि भाषा जो है वह चूँकि एक जीवित परिवेश है, वह सिर्फ़ अपने साथ सिर्फ़ संप्रेषण की क्षमता लेकर नहीं आ रही है, बल्कि वह अपने साथ पूरे इतिहास को, हमारी जो मानवीय अस्मिताओं के संघर्ष हैं, आइडेंटिटीज़ के जो संघर्ष हैं, आइडेंटिटीज़ की जो तलाश है वो, और जो समय की करवटें हैं, मनुष्य की विकासगामी यात्राओं की जो सलवटें हैं, उन सबको वह समेटे हुए है और उन सबको वो लिए दिए आती है। हम कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों से भाषा अर्जित की, लेकिन पूर्वजों से सिर्फ हमने रूढ़ अर्थ नहीं ग्रहण किए, अर्थ की बहुत गहराइयाँ ग्रहण की। मतलब लोकोक्तियों, मुहावरों को हम देखते ही हैं, लेकिन हम उस स्तर पर भी देखते हैं जब हम कहते हैं कि एक बड़ा लेखक जो है, एक विजनरी लेखक जो है, जितना बड़ा उसका विजन होता है, उतनी ही गहरी उसकी भाषा होती है। जितनी समझ उसको, संवेदनात्मक गहराई उसके भीतर जितनी होती है, भाषा में अर्थ की गूढ़ता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। कई लेयर्स में, कई वेरिएशंस में वो अपनी बातें कहता है। एक पाठ कहते हैं कि एक पाठ तो सामान्य पाठक के लिए हमेशा एक बड़ा लेखक देता ही है। तो वो पाठ और जो जो गहरे पाठ हैं, जिनसे बौद्धिक टकराते हैं, लगातार कोशिश करते हैं उसको समझने की, उसको पाने की, वो अलग हो जाता है। तो ये जो लेयर्स बनते हैं वो भी इसी कारण बनते हैं। अब आप ये देखें कि अगर भाषा एक इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं होती, तो भाषा को लेकर इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती पूरी दुनिया में? जैसी जैसी हमारी सामाजिक संरचना होगी, भाषा वैसे बनेगी, लेकिन भाषा एक अस्मिता के साथ हमें जोड़ती है। भाषाई अस्मिता जिसे हम कहते हैं, जो जो क्षेत्र विशेष की अस्मिता के रूप में भी पहचानी जाती है। और कई जगह हम ऐसा भी देखते हैं कि भाषा और क्षेत्र के नाम लगभग एक हो जाते हैं। अवध में, चूंकि हम सब अवध के हैं, तो हम में से बहुत से लोग अवध वाले हैं और बहुत से लोग अन्य अन्य क्षेत्रों से जुड़े होंगे, हमारे तमाम जो भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो हम पाते हैं कि बहुत जगह जहाँ भाषा के नाम और क्षेत्र के नाम एक ही, लगभग एक ही हैं। अब अवध क्षेत्र का है तो आपको देखते ही, आपको पता चलते ही आप मान लेते हैं कि इसको अवधि जरूर समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत जानता होगा, अवधि से बिल्कुल वो दूर नहीं है। अवध के साथ अवधि जुड़ी हुई है, ब्रज के साथ ब्रजी जुड़ी हुई है, ब्रज भाषा जुड़ी हुई है। इस तरह गढ़वाल है तो गढ़वाली है। मतलब भाषा आपकी एक बहुत बड़ी अस्मिता बनाती है। दुनिया के युद्धों में एक हाल फिलहाल जो बांग्लादेश का युद्ध है, भाषाई अस्मिता का युद्ध है। हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण देखिए तो जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनता है। तो इस तरह भाषाई अस्मिता एक बड़ी चीज है। और उसके बाद हम भाषा की जो भाषा के साथ जो आइडेंटिटीज का जो संघर्ष देखते हैं कि वो कैसे अपने को अभिव्यक्त करें, वो कौन सी भाषा होगी जो जो हमारे अन्य जो हाशिए के समाज हैं, उसमें स्त्री भी है, उसकी भाषा के साथ पहचानी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी मालिक और नौकर की भाषा को एक नहीं माना गया है। मैं अभी ये उदाहरण भी दूंगी। अब चूंकि हम भाषा को इस तरह से देख रहे हैं, तो जैसा अगर अगर बहुत लिंग भेदी समाज होगा, तो भाषा भी बहुत लिंग भेदी होगी। पितृसत्तात्मक वर्चस्व जहां जिस समाजों में सबसे ज्यादा होगा, उसकी भाषा में भी बहुत ज्यादा होगा। भाषा सामाजिक संरचना को मजबूत करने का एक बहुत कारगर, बहुत बड़ा हथियार भी है, औजार भी है। इसलिए भाषा की लड़ाइयों में अस्मिता की लड़ाइयां शामिल होती हैं। अब आप ये देखें कि
जो हमारे दैनिक अभ्यास की भाषा है, जिसको हम रोज जिससे जूझते हैं, जहाँ जिसको हम रोज देखते हैं, लेकिन रोज बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि वो किस तरह के लैंगिक विभेदों से भरी हुई है। कई बार हैरानी भी होती है कि हमारे अपने ही साथी दोस्त कैसी भाषा का प्रयोग कर जाते हैं जिस पर उनका ध्यान ही नहीं है कि उसमें इतना गहरा विभेद छिपा हुआ है, इतना अपमानजनक, अपमानित करने की हद तक भेद छुपा हुआ है। ये भाषा के भीतर से आ रहा है, ये अनकॉन्शियस से आ रहा है। उन्हें पता नहीं है कि वो जो भाषा बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, या उसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारी समाज की, यानी एक भाषा के भीतर से हम उस समाज की संस्कृति को पढ़ सकते हैं, उस समाज की मानसिकता को समझ सकते हैं, उसके पूरे मनोविज्ञान को पढ़ा जा सकता है। हिंदी में ऐसे बहुत से लेखकों पर काम शुरू हुआ, बहुत देर में शुरू हुआ, लेकिन इस तरह के काम शुरू हुए, बहुत से कवियों पर काम शुरू हुए जिनकी भाषा में बहुत गहरे लैंगिक भेद देखे गए। जैसे एक बड़े प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की भाषा में पितृसत्तात्मक मानसिकता की जो स्थितियां देखी गई, वो बहुत जो है हमारे सामने भाषा के भेद को खोलती हैं। तो इस तरह के जो तमाम चीजें आती हैं, वो हमें बताती हैं कि उन समाजों की भाषा में कम लिंग भेद मिलेगा जो प्रकृति के निकट हैं। जैसे हमारे मुंडा समाज की भाषाएं हैं, या हमारी तमाम जनजातीय भाषाएं हैं। ये जो मैं मुंडा समाज की बात कर रही हूँ, तो ये एंथ्रोपोलॉजी वालों ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है, और बहुत देर में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में भी मार्गरेट मीड ने देखा स्त्रीवादी दृष्टि से भाषा को। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भाषाएं प्रकृति के निकट हैं, जो समाज प्रकृति के निकट है, उनकी भाषा में कम लैंगिक भेद दिखाई पड़ते हैं। और जो भाषाएं ज्यादा सभ्यता के निकट आती चली जाती हैं, वे अपना प्राकृतिक नैसर्गिक बोध खो देती हैं, और ज्यादा पितृसत्तात्मक, ज्यादा, जब भी हम पितृसत्तात्मक कहेंगे तो वे ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ेंगी, ज्यादा हिंसा के रूप उनके भीतर दिखेंगे, ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से अपनी बातों को कहते हुए दिखेंगी। उनके शब्द विन्यास इस तरह होंगे, उनकी संरचना, क्राफ्टिंग भाषा की, वाक्य की संरचना इस तरह की होगी। आप देखें, जहां से हम पीछे जाकर देखते हैं भाषा को, संस्कृत व्याकरण के बहुत सारे जो उदाहरण हैं व्याकरण विदों के द्वारा दिए गए, उन्हें आप देखेंगे कि उनमें जो है जो उदाहरण हैं, उनमें स्त्री विरोधी मानसिकता दिखाई पड़ रही है। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है संस्कृत व्याकरण की, जो बहुत बहुत चलती है संस्कृत में, वो है अर्ध मात्रा लाघवेन उत्तरोत्सवम मन्यते वैयाकरणा। यानी अगर व्याकरण में आप आधी मात्रा बचा लेते हैं, तो पुत्र उत्पत्ति का जो सुख है, वह जो आनंद है, वह जो है प्राप्त करते हैं। पुत्री नहीं, संतान नहीं, पुत्र। तो ये जो है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पुत्र की बात आती है, पुत्री को संतान के रूप में गिना ही नहीं जाता। हमारी सामाजिक संरचना के भीतर भी देखिए, भाषा के भीतर आप ये देख रहे हैं, आप सामाजिक संरचना के भीतर देखिए कि एक लंबे समय तक पुत्री, जिन स्त्रियों की पुत्री होती थी, उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो पुत्रवती स्त्रियों को मिलता था। कई बार तो उन्हें माना ही नहीं जाता था कि वो संतान। सफाई हो रही है तो ठीक है, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मैं आती हूँ, ठीक। तो इस तरह से हम जब व्याकरण में देखते हैं, तो एक सवाल उठता है कि व्याकरण के गढ़न में स्त्रियां कितनी शामिल रही हैं। जब
जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी तो उसके आसपास कहीं कोई ऐसी किताब नहीं मिलती, कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि जहां स्त्रियों की उपस्थिति हो, जहां हो गया हम ये चाबी। माने। आप म्यूट करके करिए ना ये बात जो कर रहे हैं। क्या मैडम जो है वो खुद को म्यूट कर लें, इस तरह के बिहेवियर ना करें बीच में, लेक्चर के बीच। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या लेना है? ये है तो आया। देखिए, हम लोग घर में बैठे हैं तो घर तो आपको 24 घंटे डिस्टर्ब करेगा ही, तो उससे हम मुक्त हो नहीं सकते हैं। प्रोग्राम के बाद लेकिन इनको नोटिस कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर म्यूट कर लें तो अच्छी स्थिति बनेगी। और मनीष जी, आप होस्ट हैं? होस्ट ऑफिस है, हम मनीष नहीं होस्ट जी है ना जी। कहाँ हाँ, हैं? म्यूट कर दिए गए। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रही थी कि व्याकरण में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। एक मैंने लेख लिखा था जनसत्ता के लिए, एक अधूरी भाषा में जीना। तो हम ऐसी भाषा के साथ हैं, ऐसी भाषा में जीने के लिए विवश हैं कि उसमें हमारे लिए जगह ही नहीं है, उसमें हमारे लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां से हम अपनी बातों को अपने शब्दों में कह सकें। उन्हीं शब्दों का सहारा लेना है, उन्हीं शब्दों में बातें कहनी है जो कि निर्मित कर दिए गए, जो कि हमें थमा दिए गए हैं। तो इस निर्माण में मेरा प्रश्न ये था कि इस निर्माण में स्त्री की भूमिका क्या थी, कितनी रही, या हम ये कहें कि आज कितने भाषाविद हैं। आज एक भाषाविद के रूप में स्त्रियां कहाँ हैं, कितनी शामिल हैं आज। पाणिनि के समय और अष्टाध्यायी के समय की तो बात ही अलग है, मान लीजिए कि उस समय नहीं किया, लेकिन आज कहाँ शामिल हैं? क्या आज भी, जबकि वे टीचिंग में हैं, पढ़ा रही हैं भाषा विज्ञान, किंतु एक भाषाविद के रूप में उनकी पहचान, उनकी स्वीकृति नहीं है। ये बहुत मुश्किल है कि वे भाषा के गठन में शामिल ही नहीं की जाती। और आप ये देखिए कि जब हम ये बात कह रहे हैं तो मुझे लेकाफ की एक किताब याद आ रही है, लैंग्वेज एंड विमेन्स स्पेस, भाषा और स्त्री की उपस्थिति, स्त्री की जगह कहाँ है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि वे इस संरचना को बनाने में कहीं शामिल नहीं की गई, लेकिन बाद में भी शामिल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? मैंने अभी व्याकरण का आपको उदाहरण दिया, मैं एक संस्कृत साहित्य से एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कालिदास को लेते हैं, कालिदास से सभी परिचित हैं, सब जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग सबने जाना है, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लेते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है? अब एक नाटक है, साहित्य की एक कृति है, और शिष्ट साहित्य है। लोकगीत भी नहीं है, लोक साहित्य भी नहीं, शिष्ट साहित्य है। वहां आप व्यवस्था का एकदम एक बना बनाया रूप देख रहे हैं, और देखते हैं कि शकुंतला जो भाषा बोलती है, उसकी सखियां वो भाषा नहीं बोलती हैं। प्रियंवदा और अनुसूया वो भाषा नहीं बोलती हैं। शकुंतला संस्कृत बोलती, प्रियंवदा और अनुसूया प्राकृत बोलती हैं। ऐसा क्यों है? सखियां भी आपकी भाषा नहीं बोल सकती। वर्ग को इस तरह निर्धारित किया गया कि आपकी सखी कहने का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को मित्र कहते हैं, किसी को दोस्त कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप जाति, धर्म, वर्ग, सारी दीवारें ढहा कर आ रहे हैं वहां तक। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब कि भाषा के भीतर कुछ और, आप कह तो रहे सखी, पर आप वो दर्जा कहाँ दे रहे हैं?
ठीक इसी तरह बहुत सारे शब्द नहीं बने जो स्त्रियों की मित्रता के लिए बनाए जाते। स्त्रियों की मित्रताएं कैसी रही हैं जो दूर तक नहीं जाती। बहुत जल्द बचपन में पक्की सखियां बनती थी, पक्की सहेलियां, पक्की कहा जाता था, वादा लिया जाता था, शपथ दिलाई जाती थी। लेकिन लंगोटिया यार जैसा कोई शब्द, यूपी बिहार के लोग तो ये शब्द जानते ही हैं, ऐसा कोई शब्द स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री के मित्रता के लिए, स्त्रियों के मित्रता के बीच में नहीं बनता है। वे सखी हैं और सखी में वे चाहे कितनी भी पक्की सखी हैं लेकिन बहुत दूर तक उसका निर्वाह नहीं कर सकती। आप बहुत सी कहानियों में इस चीज को पाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी में आप इसे पाएंगे कि वो जो पक्की सखी है, वो जब मुसीबत में पड़ती है, विधवा है, वो जब अपनी सखी से मदद मांगने आती है तो सखी उसकी मदद नहीं कर पाती है और बल्कि छुप कर, चूंकि पक्की सखी है तो छुप कर उसे कुछ पैसे देती है कि जाओ मेरे भाई के पास चली जाओ, शायद वहां कुछ मदद मिल जाए, यहाँ तो मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वहां किस तरह की स्थितियां हैं। आपकी भाषा क्या कह रही है कि आपके पास एक वैसा शब्द नहीं है जिसको आप बहुत सघनता के लिए इस्तेमाल कर सकें, बहुत गहरी दोस्तियों के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक साहित्य की बात है कि जहां आप भाषा को इस तरह से देखते हैं। कोई समाज कितना प्रगतिशील है या कितना पिछड़ा है, यह भी आपकी भाषा से ध्वनित होता है, आपकी भाषा से पता चलता है। जब आप संस्कृत को देखते हैं और हिंदी को देखते हैं, व्याकरण की बहुत सारी स्थितियों को देखते हैं, तो पता चलता है कि हम कहां से चले थे और हमें जाना किधर था और किधर तक आए। हिंदी ज्यादा पुलिंगी भाषा दिखाई पड़ती है, उसको कहा ही गया पुलिंगी भाषा। सब कुछ पुलिंग, सब कुछ मतलब जितने बल को, ताकत को, सत्ता को, बड़ी चीजों को, बड़ी वस्तुओं को, वस्तु भी बड़ी वस्तुओं को प्रकट करने के लिए जितने भी शब्द बने वे सारे पुलिंग। आप देख सकते हैं इसे, डिब्बा पुलिंग होगा लेकिन छोटी चीजें जो निम्नतर हैं, डिबिया स्त्रीलिंग है। इसी तरह बहुत सारे शब्द आप देखेंगे, अगर मेज पुलिंग है तो कुर्सी स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी से भी जो शब्द लिए गए उनको भी मात दे दिया हिंदी ने, उनके लिए भी अपने हिसाब से अनुकूलित करके रखा। बहुत सारे ऐसे शब्द जो ताकत के जितने भी शब्द हैं, वीर हो, मर्दाना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी आप सबको याद होगा, पर जनाना नहीं कहा गया क्योंकि जनाना के भीतर वो गुण ही नहीं डाले गए हैं जो मर्दाना के भीतर डाले गए हैं। इसलिए जब एक स्त्री वीरोचित रूप में सामने आती है तो वो मर्दाना हो सकती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हमारी भाषा के पास ऐसी स्थितियों के लिए जहां स्त्री है उपस्थित, वहां उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आप ये देखिए कि पंडित, पंडिताइन, सारे शब्द ई लगाकर स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं। ज्यादातर शब्दों में आप यही पाएंगे कि वो ई लगा करके स्त्रीलिंग बनाकर काम चला लिए जाते हैं। आ लगाकर कई जगह काम चला लिए जाते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर, आचार्य, आचार्य भी चलता है, अध्यक्ष, अध्यक्षा भी, कई बार मैंने कहा भी कि भाई अध्यक्ष को रहने दो, अध्यक्ष ही रहे, अध्यक्षा करने की क्या जरूरत है। संपादक अपने आप में एक संपूर्ण पद है, संपादिका कहने की क्या जरूरत है। कवि काफी है, लेखक काफी है। तो आप देखेंगे कि जब डॉक्टर, जब अंग्रेजी के ऐसे शब्द आते हैं डॉक्टर, तो मैंने देखा कि बहुत आराम से लोग, जो स्त्रियां जो डॉक्टर हैं उनको कहते हैं डॉक्टरनी जी। भाई वो डॉक्टरनी नहीं है, क्योंकि आपकी व्यवस्था जिस तरह से, आपकी संरचना जिस तरह ई लगाकर स्त्रीलिंग बना रही है, उसमें पंडित की पत्नी पंडिताइन है या और जो अन्य सारे पद हैं,
उनके साथ ई लगाकर आपने बना दिया, लेकिन डॉक्टर के साथ डॉक्टरनी उसकी पत्नी के लिए आप कह सकते हैं, उस पद के लिए, उस पद पर बैठी स्त्री के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन चूंकि शब्द दिए ही नहीं गए हैं और इसके लिए कोई सायास प्रयत्न भी नहीं है, मतलब आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी मानसिकता को उघाड़ती जा रही है। आप ये देखिए, अब जरा संस्कृत की आप संस्कृत के वाक्य को देखिए। रामः गच्छति, सीता गच्छति, क्रिया में लिंग भेद नहीं है। अंग्रेजी को आप देखिए, ही गोज, शी गोज। लेकिन आप जरा हिंदी को देखिए, वह जाता है और वह जाती है। तुरंत आपने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया कि ये नहीं कि वह से आप चला लें काम। क्रिया को नहीं छोड़ा, जो क्रिया संस्कृत में नहीं थी। अहम गच्छामि में एक पर्सन के तौर पर मैं जाता हूं, एक पर्सन के तौर पर कुछ थोड़ी सी जो बची जगह थी उसको खत्म कर दिया गया। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ। मतलब क्रिया से आपकी पहचान जरूरी है, आपका भेद दिखना चाहिए, हर वाक्य में, हर जगह, हर चीज में दिखना चाहिए। इतना ज्यादा हमारी भाषा लिंग भेद पैदा करती है। अब जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उधर जाएंगे, जो हमारा भारतीय साहित्य है, भारतीय वाङ्मय है। वहां देखेंगे कि अगर कुछ स्त्री स्वर आ रहे थे तो उनका पाठ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पाठ तो होना चाहिए, भाष्य तो सबका हुआ, तो उन स्वरों को इतना नजरअंदाज कैसे किया गया? वे क्या कह रहे थे? उनकी भाषा क्या थी? उनके चिन्ह क्या थे? एक उदाहरण मैं दूंगी भारतीय वाङ्मय से, और जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वें मंडल में ऋषि भाव भव्य की पत्नी है रोमशा। रोमशा का एक श्लोक है। वो रोमशा उस श्लोक में कहती हैं, देखिए क्या कह रही हैं। हे पति राजन, जैसे पृथ्वी राज्य धारण एवं रक्षा करने वाली होती है, वैसे ही मैं प्रशंसित रोमों वाली हूं। मेरे सभी गुणों को विचारो, मेरे काम को अपने सामने छोटा ना मानो। अब देखिए क्या कह दिया रोमशा ने। इसका पाठ क्यों नहीं हुआ? इस पर बात क्यों नहीं हुई इतने लंबे समय तक? आप देखिए रोमशा के शब्द चयन, जो मैंने कहा कि आपकी भाषा, आप अपने परिवेश के कारण, आप अपने समाज के कारण, आप उस सोच और उस मानसिकता के कारण अपने वाक्य में शब्दों का चयन करते हैं। जैसी जैसी सामाजिक संरचना होती है, आपका शब्द चयन उसी प्रकार का होता है। जिस तरह के परिवेश में आप रहते हैं, आपका शब्द चयन उसी तरह का होता है। तो आप देखिए शब्द चयन, पति के लिए नहीं कहा गया पति ऋषि हैं, ऋषि नहीं कहा गया, हे विद्वान नहीं कहा गया, हे पति राजन कहा गया, राजा कहा गया, मित्र नहीं कहा गया। एक विदुषी स्त्री को भी ऐसा संबोधन करना पड़ रहा है। इस संबोधन के बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे लेयर्स बनते हैं। क्या यह कहकर यह बताना है कि वह मालिक है? वह मालिक ही है, और उससे किसी भी स्थिति में, जबकि वह वेद की ऋचा का एक मंत्र लिख रही हैं, तब भी उसके लिए संबोधन का जो शब्द होगा वह मालिक का ही होगा। दो विद्वान बराबर से बात नहीं कर सकते। आप ये देखिए, हे पति राजन। और उसके बाद जो बात कही गई है, ये बात पढ़ते हुए तो मुझे नाओमी वुल्फ की द ब्यूटी मिथ याद आती है। अब वहां चले जाते हैं कि ये क्या है? प्रशंसित रोमों वाली, अपने
शरीर पर आपको एक सहज उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, एक स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। वो आपने नहीं बनाया है कि आप उसको ऐसे तराश लें, ऐसे कर लें, बल्कि वो प्रकृति का दिया हुआ है। ज्यादा रोम हो सकते हैं किसी को, रोमावलियां ज्यादा, रोए हो सकते हैं किसी के शरीर में और किसी के शरीर में कम हो सकते हैं। ये प्रकृति ने बनाया है, इसे हम काट-छाँट कहाँ कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। किंतु उस जमाने में भी यह एक दुख है। ये केवल बाद में जो बौद्ध काल में जो थेरी गाथाएं लिखी गई, ये केवल वहीं पर नहीं प्रकट होता है, आम्रपाली के कथनों में प्रकट होता है। आप देखिए कि वो शरीर को लेकर जिस तरह की वितृष्णा अपने शरीर के प्रति व्यक्त करती हैं, तो ये जो सारी चीजें आती हैं, उनके पाठ कहाँ हैं? उन्हें पढ़ा क्यों नहीं गया? उन्हें पढ़ने का तरीका क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि चाहते नहीं कि उस भाषा के राज को खोल दिया जाए। पर भाषा है तो, जो मैंने शुरू में ही कहा कि भेद खोलेगी, तो भाषा तो अपने भेद खोल ही देगी। अब आप ये देखें कि बहुत भक्ति काल बहुत हम जिसको बहुत आदर और स्वर्ण काल की तरह साहित्य के लिए याद करते हैं, लेकिन वहां जरा मीरा के स्वर को पढ़िए, या अन्य जो भक्तिकालीन जो हमारे स्त्री रचनाकार हैं, आंडाल हों, अक्क महादेवी हों, कश्मीर में लल्लदेई हों, और आप जैना देवी हों महाराष्ट्र में, आप मीरा के पदों का तो उनकी जो व्याख्या होनी चाहिए थी वो की ही नहीं गई। मुझे हमेशा लगता है कि मीरा बहुत मुहावरेदार शैली में बात करती हैं। आपको मीरा का एक पद मैं एक लाइन से पढ़ूंगी जो बहुत प्रसिद्ध है। सांप पिटारा राणा ने भेजियो, मीरा हाथ दियो जाए, न्याय धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए। आप ये देखिए क्या भाषा की कारीगरी है, क्या मुहावरा है। और ये क्यों है, इसको भी मैं अभी कहूंगी, बताऊंगी कि आप देखिए कि वो ये कह रही है कि सांप पिटारा भेजा। इतने स्थूल तरीके से मीरा को नहीं पढ़ा जा सकता, इतना अभिधा में नहीं पढ़ा जा सकता, रूढ़ अर्थों में नहीं पढ़ा जा सकता। ये जो त्रासदी है, जब मीरा उससे नहा धोकर जब देखने बैठी, नहा धोकर देखना मुहावरा है, नहा धोकर पीछे पड़ जाना, नहा धोकर के, है ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना सुना आपने, कहते हैं हाथ धो के नहीं, ये तो नहा धोकर पीछे पड़ गया है। तो ये नहा धोकर पीछे पड़ना मतलब भाषा के भीतर ऐसी बात कहना कि मैं पूरी तैयारी के साथ इस लड़ाई को, इस संघर्ष को देख रही हूं। ये पाठ कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे पूजा करने के लिए नहा धो करके आई हैं। तो पाठ के भीतर से, और जब कहती हैं शालिग्राम गई पाए, तो ये शालिग्राम जो हैं, ये क्या है? ये कितना सकारात्मक है कि हमने अपना रास्ता पा लिया। तो इस तरह के जो पाठ थे वो नहीं बनाए गए, नहीं दिए गए। तो इसका कारण था कि आपकी सामाजिक संरचना नहीं चाहती कि इस तरह के पाठ बने या इस तरह के स्वरों का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन किया जाए। ये तो बहुत बाद की बात है जब हम स्त्री विमर्श से टकराते हैं। अभी भी मुझे याद है कि आज के समय में भी अगर आप फेमिनिज्म का नाम लेते हैं, नारीवाद कहते हैं, तो कुछ बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे समाज में नहीं मिलती। और युवा तो फिर भी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट ना करें, पर अच्छे अर्थों में नहीं देखते। और बुजुर्ग तो बिल्कुल से इस तरह से देखते हैं, अच्छा तो आप फेमिनिस्ट हो गई हो, जबकि मैं कहती हूँ नहीं, फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य की बात कर रही हूँ। फेमिनिज्म तो एक धारा है, एक विचार सरणी है, लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो सब चीजों को समेट लेते हैं, सारी अस्मिताओं की बात करते हैं, हाशिए के पूरे समाज को लेकर चलना चाहते हैं। तो
तो आप देखिए कि अब मुझे चूंकि फेमिनिज्म शब्द याद आ गया तो मैं इस पे बताऊं कि कुछ शब्द आए, जैसे जैसे कि भगिनीवाद शब्द आया, बहनापा शब्द आया, लेकिन क्या वह हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में शामिल हो सका? क्या वह हमारे समाज में घुल मिल सका? निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है बहनापा, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ, भगिनीवाद स्वीकृत नहीं हुआ, उसकी कोई व्यवहारिक स्थितियां नहीं बनी। देखिए, जब तक व्यवहारिक स्थितियां नहीं बनेंगी तब तक वो भाषा में नहीं आएगा। नया समय बदलता है तो भाषा में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं, नई शब्दावली आती है, नई टेक्नोलॉजी आई तो नई शब्दावली आई। हम सबने मोबाइल और उससे जुड़े तमाम सारे प्रयोग करने सीखे। हम जूम मीटिंग पे आ गए और बहुत आसानी से जूम शब्द को, मीटिंग को पहले ही कर लिया था आत्मसात, और जूम को भी कर लिया। किसी ने भी नहीं कहा कि ये बोलना बड़ा मुश्किल है या ये नहीं बोला जाएगा, नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे चलेंगे तो आपको लेना पड़ेगा। तो आप जैसे वे नए शब्द ले रहे थे, वैसे ही जब स्त्रियों की तरफ से शब्द आए, फेमिनिज्म की तरफ से या अन्य रास्तों से स्त्री विमर्श की तरफ से बहुत से शब्द आए, तो उन्हें नहीं उस तरह से ग्रहण किया गया। तो ये भी था, मतलब बहनापा को तो भेज दिया कि जहां से आया था वहीं जाए, नहीं चाहिए, इस समाज को चाहिए नहीं। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और कहूंगी कि जब मैं जापान गई थी तो वहाँ एक भाषाविद जो काम कर रहे थे जापानीज और मराठी शब्दकोश पर, और उन्होंने वहाँ की भाषा के बारे में बताना शुरू किया कि कितने ज्यादा लिंग भेदी भाषा थी मैं कह रही हूँ, इतने गहरे रूप थे लिंग भेद के उसके भीतर। यानी एक ही वस्तु के लिए, एक ही पदार्थ के लिए स्त्री अलग शब्द इस्तेमाल करती थी और पुरुष अलग। जैसे कि पानी शब्द के लिए अगर लड़का बोलेगा तो वो कहेगा मीजू, और अगर लड़की बोलेगी तो वो कहेगी ओहिया। इस तरह बहुत सारे शब्द थे जो अलगाते थे कि ये स्त्री बोल रही है और ये पुरुष बोल रहा है। लेकिन जब वे एक विकसित, पूरी तरह विकसित जो है देश बन गए, विकास कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने सायास अपनी भाषा से ऐसे शब्द हटा दिए। अब क्या है, स्त्रियों ने कहा कि देखो ये नहीं चलेगा कि एक शब्द के लिए दो अलग मतलब स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग व्यवहार करें, एक ही रहेगा, तय कर लो कौन सा रहेगा। कुछ इसके शब्द रहेंगे, कुछ उसके शब्द रहेंगे, और इस तरह से सायास भाषा से उन चीजों को निकाल बाहर किया गया जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रच रहे थे। सायास मैंने कहा कि हमें चाहिए नहीं। उन लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ भी ये किया है कि उसे आप इस तरह से नहीं चला सकते, उसके साथ आप इतने नए समय में इतने विकास करने के बाद नहीं चल सकते हैं। तो स्त्रियों ने भी और पुरुषों ने भी छोड़ा उसे। लेकिन भाषा में छोड़ देना, ये एक मेरे लिए बहुत सुखद बात थी कि ये सायास कर जाना और उसको काट छांट करके अपने हिसाब से, आज के हिसाब से बना लेना, ये कितनी बढ़िया बात है। जबकि आप देखेंगे यूके को, इंग्लैंड या ब्रिटेन, पूरा ब्रिटेन जो है, उसकी जो संस्कृति है वो उसका पैटर्न बहुत कुछ हमारे पैटर्न से मिलता हुआ है। यानी कि ये जो पितृसत्तात्मक स्थितियां हैं वो वहां भी लगभग उसी तरह की हैं। आज भी बहुत ज्यादा नहीं बदला है, हमारी अपेक्षा तो बदला है, लेकिन इतना नहीं बदला है। तो वहां देखिए, वहां एक रोबोट है
उसका नाम है जूली। रोबोट है जो काम करता है घरों में, क्योंकि वहाँ अब उस तरह से फिजिकल लेबर कम हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं जो हैं, और अब जो है उसके लिए उन्होंने एक रोबोट बना लिया है जो उनके घर की साफ सफाई करता है, और साफ सफाई करता है तो वो है, उसका नाम है जूली। हमने जूली खरीद ली। आप जरा देखिए, भाषा का एक बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य और व्याकरण सम्मत सामान्य वाक्य संरचना है। हमने जूली खरीद ली। एक रोबोट को आप खरीदेंगे, लेकिन आप रोबोट खरीद लिया हमने नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने जूली खरीद ली। और उसके जो मैंने कहा कि वो भाषा अपने पीछे बहुत सारा इतिहास समेटे होती है, वो रह रहकर उसमें से ध्वनित होते रहते हैं। कभी भी आप देखिए, जो मैंने कालिदास का उदाहरण दिया ही था कि कभी भी आप पसंद नहीं कर पाते हैं, अधिकांशतः हमारे समाज में अधिकांशतः लोग, कुछ लोग अपने को थोड़ा सा उस अनुकूलन से निकाल कर कुछ बेहतर की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या है कि अपने नौकर के भाषा को अपनी जैसी शिष्ट, सुंदर, सौंदर्य बोध से भरी हुई भाषा के रूप में नहीं पहचानते हैं, नहीं पसंद करते हैं। और अगर वो बोले, यानी एक मजदूर बोले, एक श्रमिक स्त्री बोले, आपके घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, या एक गारा ईंटा ढोने वाली एक स्त्री बहुत अच्छी सुंदर भाषा का प्रयोग करे, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि इसको एक बहुत टूटी फूटी भोजपुरी बोले तो और अच्छा है। भोजपुरी बोलते हुए ही आप उसकी इमेज बनाते हैं। वो थोड़ा टूटी फूटी बोलेगा, पूरा हाशिए के समाज के साथ ही घटित होता है। थोड़ा उतना उसकी भाषा के भीतर वो तत्व नहीं आए जो आपकी भाषा, जो शिष्ट जन की, उच्च वर्ग की भाषा के पास है, क्योंकि उच्च वर्ग का बहुत लंबा अभ्यास है भाषा का, पांडित्य का। स्त्री का नहीं है। स्त्री को तो अभी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते तो शिक्षा की सुविधा मिली है, तो उसका इतना लंबा कई हजार वर्षों का इतिहास नहीं है। दलित का नहीं है, हाशिए के समाज का नहीं है, पर उच्च वर्ग का तो है। पर आप उसे एक शब्द नहीं देना चाहते कि जो उसकी भाषा को बेहतर बना दे, ना ही आप उसकी भाषा को इस आदर के साथ देखते हैं कि उनमें भी कुछ तत्व हैं, उनमें भी कुछ बहुत सौंदर्य बोध भरा हुआ है। वे भी जीवन को किस तरह से देखते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। भाषा को दरअसल जब हम साहित्य में कहते हैं तो हम भाषा को एक दृष्टि और यथार्थ को एक बोध, यथार्थ का बोध ना कह के यथार्थ ही स्वयं में एक बोध है, और भाषा स्वयं में एक दृष्टि है, इस तरह से देखते हैं। लेकिन अब चूंकि यह दृष्टि बनाई किसकी तरफ से गई है? मैन मेड लैंग्वेज। डेल स्पेंसर को याद करिए, उन्होंने बनाई है, हमें थमाई है, हमें दी गई है। और जब दी जाती है कोई चीज, तो क्या होता है कि वो आपकी अपनी उस तरह से नहीं होती, सीख लेते हैं। जैसे अमेरिका देखिए, अश्वेतों ने सीखा, अश्वेतों ने वही भाषा सीखी और उसमें अपनी चीजें भरी। तो उस तरह से आप देखें कि जब आपने थमा दी हैं तो अब उसमें थोड़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने बनाया और हम उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, हम उसमें दरअसल तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम वैसा ही ले लें तो हमारा काम नहीं चलता, दिक्कत ये है। तो आप ये देखिए कि जब ये भाषा जब बनी और जब मतलब इसके साथ स्त्री नहीं जुड़ी, तो वे क्या चीजें थीं जिसने स्त्री भाषा की पहचान के कुछ सूत्र हमें दिए।
या हाशिए के समाज की भाषा को पहचानने के कुछ सूत्र हमें दिए। वो क्या क्या हैं? तो ये जो है कि कुछ संकेत हैं, क्योंकि बोलने की मनाही है। एक लंबे समय तक देखेंगे, आज भी ये मत आप मान लीजिए कि आज बोलने की बहुत स्वतंत्रता हो गई है। आज भी बोलने की मनाही है, पर कई जगह स्त्रियों ने अपने अपने श्रम से, अपनी हिम्मत से कई ऐसी जगहें बनाई हैं, कई ऐसी जगहों तक पहुंची हैं जहां से वे कुछ बोल पा रही हैं, कुछ कह पा रही हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है, पड़ने लगी है कहना चाहिए। तो ये भी, जबकि पूरी जो ये पितृसत्तात्मक सत्ता तंत्र है, उसका बीज शब्द है संपत्ति। अब चूंकि संपत्ति ही है, उसका आधार शब्द ही संपत्ति है, इसलिए संपत्ति पर उसका अधिकार है। अब आप मनु महाराज को मैं तो उनकी बुद्धि, उनकी मेधा की बहुत तारीफ करती हूँ कि कितना सोच पाए कि उन्होंने पूरे स्त्री को, पूरे हाशिए के समाज को संपत्ति से पूरी तरह अलग करके रखा। कहीं जगह नहीं छोड़ी कि स्त्री के हिस्से में कोई संपत्ति आ सके किसी भी प्रकार से। और स्त्री के लिए जो बीज शब्द तय किया गया वह था उपहार। सब कुछ उपहार में। अब सब कुछ उपहार में आपको मिलेगा, अधिकार में नहीं मिलेगा। अब उपहार तो दूसरी की प्रसन्नता पर निर्भर है। मैंने शब्द की बात की है क्योंकि भाषा में बात कर रही हूं, तो संपत्ति और उपहार अंतर देखिए। तो अब दूसरे की प्रसन्नता पर ही निर्भर है आपका उपहार, तो नतीजा क्या होगा? आपको दूसरे की बहुत प्रशंसा के लिए सब कुछ जितना भी संभव है जिससे वो प्रसन्न हो सकता है वो सब कुछ करना होगा। वो गुलामी हो, वो दासता हो, अपमान हो, वो भूख हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां से देखिए कि वो बीज शब्द, अब जब कानून बना तब भी क्या हुआ? व्यवहार में मतलब लड़कियों को संपत्ति का अधिकार दिया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था हमारे समाज के लिए, लेकिन व्यवहार में वो घटित नहीं हो पाया। और अभी जब उसमें उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट किया और उसके लिए कहा गया कि डॉटर इज ऑलवेज और डॉटर, इतनी बड़ी बात कही, ये परिवर्तन आया। हालांकि व्यवहारिक रूप से अभी भी देखना होगा कि वो कितना घटित हो पाता है और कितना लड़कियों को संपत्ति में अधिकार मिलता है। एक अमेरिकन सर्वे है कि पूरी दुनिया में स्त्रियों के हिस्से कितनी संपत्ति है, तो उसमें सिर्फ 1%, पूरी दुनिया में सिर्फ 1% संपत्ति पर स्त्रियों का मलिकाना हक पाया गया। अब बताइए कितना कम है ये रेशियो, कहाँ से लड़ाई हो रही है ये, कहाँ आप बराबरी की बात कर रहे हैं? ये कितना कम है। कब ये मतलब ये कहीं अगर होता 20-25% तो लगता है कि चलो थोड़ा आगे चीजें बढ़ी हैं, लेकिन ये कितना कम है। अब जब हम देखते हैं कहीं कहीं शहरों में या कहीं ऐसी जगहों पे जहां लड़कियां अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपना फ्लैट खरीद ले रही हैं, अकेले रहने का सोच रही हैं या रह रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यह प्रतिशत में देखें तो बहुत ही कम है। अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी ये बहुत ही छोटा प्रतिशत है, 2 या 3% हमारे यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो जो भाषा की पहचान है उसमें जो मैंने कहा कि संकेत की बात थी, गैप्स होते हैं गुलामों की भाषा में भी और स्त्री भाषा में भी। गैप्स होंगे, दरारें होंगी। इन्हें पढ़ा गया, मतलब दुनिया में इस पर बहुत सारा काम हुआ। और मतलब एक इसी संदर्भ मुझे एक और किताब याद आ रही है जुडिथ बटलर की, उसकी मैं बहुत बात करती हूँ, जेंडर ट्रबल।
तो आप देखें कि ये गैप्स, ये दरारें, ये क्या कह रहे हैं। आप देखेंगे कि पुरुष की भाषा में जिस तरह की आदेशात्मकता है, जिस तरह का आत्मविश्वास है, और इस कारण जिस तरह की आक्रामकता बन जाती है, वह स्त्री भाषा में प्राय नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां आज्ञाकारिता है। और आज्ञाकारिता नहीं चाहिए। ये ये जो भाषा का कॉन्सेप्ट निकाला गया, ये पूरे फ्रेंच भाषाविदों ने बहुत काम किया इस पर। तो ये पूरे जो है हमारे हाशिए के समाज पर भी लागू होता है कि ये जो आज्ञाकारिता, ये नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो क्या होगा? विद्रोह, गुस्सा है, विद्रोह है, बदल देने की इच्छा है, प्रतिरोध की वो जो इच्छा है, वो इस सामाजिक संरचना में बदलाव करने की इच्छा भी है। इससे बाहर नहीं। इसलिए प्राय हम कहते हैं कि दलितों की रचनाओं में ये चीजें जरूर आप पाएंगे कि वो प्रतिरोध की तरफ जाती हैं। उसी तरह स्त्रियों के पास भी ये आप पाएंगे उनकी भाषा में। अब चूंकि कहने की मनाही है, बोलना नहीं है, तो क्या होगा कि वो गूढ़ता, वो व्यंजनात्मकता, वो व्यंग्यार्थ, ये चीजें आएंगी। इसीलिए आप पाएंगे कि महादेवी वर्मा, प्राय लोग परिचित हैं जो हिंदी साहित्य के नहीं भी हैं, वे भी महादेवी वर्मा के नाम से परिचित हैं। उनकी रचनाएं बहुत गूढ़ मानी जाती हैं, बहुत गहरे जाकर बात करती हैं। ओट लेने की जो एक का तरीका है, कोई बात कहने के लिए एक ओट चाहिए, सीधे सीधे नहीं कह सकते। इतनी आजादी नहीं है कि सीधे सीधे कह सकें। तो आप इन सारी चीजों को थोड़ा सा, तुलसीदास ने एक जगह इसको पकड़ा है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये प्रसंग जब आता है कि सीता जी जा रही हैं, वनवास का दृश्य है, राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो ग्राम बधुएं जो है वो जानना चाहती हैं कि ये जो आगे चल रहे हैं सामूले वाले, वो तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे। तो अब चूंकि मुखर रूप से तो कह नहीं सकती, ये सब पहले से अनुकूलित कर दिया गया है, अनुकूलन में दिया गया है कि आपको सीधा सीधा नहीं कहना। आज तो फिर भी कह सकती हैं। तो संकेतों में बताती हैं, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। कह भी दिया और एक भी शब्द नहीं कहा। ये स्त्री भाषा की विशेषता है कि कहा, तृणधरी ओट कहत बैदेही, तिनके की ओट बनाकर कहा, सीधा सीधा नहीं। तो ये जो कहने का तरीका है कि आप व्यंजना में कहें, आप बहुत बहुत गहराई में जाकर कहें, आप व्यंग्यार्थ में बातें कहें, यह सब भी उसकी भाषा की पहचान है। गैप्स तो होंगे ही, क्योंकि आप जहां नहीं कह सकते, आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके ही विरुद्ध बनाए गए हैं, जैसे गालियां। तो आप उन शब्दों की जगह क्या कहेंगे, कौन से शब्द लाएंगे अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए। कई बार ऐसी महिलाएं भी मिलती हैं जो कि उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे पास और कोई शब्द नहीं है जिसमें हम ये बात, अपना क्रोध, अपना बहुत ज्यादा क्रोध कैसे दिखाएं। तो लेकिन समस्या वही है ना कि आपके पास शब्द ही नहीं है। जब शब्द नहीं होंगे तो गैप्स होंगे, दरारें होंगी, बिटवीन द लाइन्स होगा। मैं बहुत लिखती हूँ बिटवीन द लाइन्स, और बहुत सारे सूत्रात्मक वाक्य, ये मेरी एक शैली है कि मैं बहुत सारी बातें सूत्रों में कहती हूँ। तो सूत्रात्मक वाक्य कहती हूँ, तो सूत्रों में आप बहुत कह लेते हैं। जैसे एक सूत्र कह दिया मैंने, अभ्यास बड़ी चीज है। अब स्त्री को इतना अभ्यास कराया गया और दूसरी लाइन तुरंत ही कह दिया, फिर भी याद नहीं हुआ। इतना अभ्यास कराया गया फिर भी नहीं याद हुआ, तो इसका मतलब कि यह मनुष्य के लिए ठीक अभ्यास नहीं है। तो
इस तरह की जो तमाम चीजें। एक और आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि एक प्रयोग किया था अलेक्जेंडर गुएरा ने। उनके इस थ्योरी पर उनका काम था कि लैंग्वेज डिटरमाइंस सोसाइटी। तो उनकी किताब थी टू फेसेज ऑफ लैंग्वेज ईगो। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ये एक्सपेरिमेंट था कि 3 देशों की भाषाओं को लेकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जो लैंगिक भेद है, वह हमारे समाज में किस तरह से भाषा के माध्यम से अधिक अच्छी तरह से उसको प्रेषित किया जा रहा है, अधिक अच्छी तरह से, अधिक मजबूती के साथ उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है आपकी, क्योंकि भाषा आपकी सोच को बदलती है। जब बनी थी और जब बनती चली गई, आगे जो बनती चली गई, तो आपके सोच को डिटरमाइन करती है, आपके थॉट को। तो आप ये देखें कि उन्होंने 3 देश लिए, हिब्रू, इंग्लिश, 3 भाषाएं ली 3 देशों की। हिब्रू लिया एक इंग्लिश लिया और तीसरा फिनलैंड की भाषा लिया, फिनिश। और तीनों भाषाओं का जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि सबसे ज्यादा जो जेंडर भेद था वो हिब्रू में था। और ये पाया कि भाषा के कारण उनके यहाँ, उनके समाज में जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, वे बहुत जल्दी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पहचानने लगते हैं और बहुत जल्दी उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। खतरा आप देखिए कहाँ है। आप हिंदी में भी देखेंगे, बहुत ही बचपन में मैं जाती हूँ का अंतर बता दिया जाता है। बहुत ही बचपन में पता चल जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, और बच्चे यह मानने लगते हैं कि ये लड़का है तो इसे इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये लड़की है तो ये ऐसा क्यों कर रही है। इस तरह का एक भेद दिखना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी पहचान शुरू हो जाती है उस समाज के भीतर। इंग्लिश में थोड़ा कम, वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिनिश में उन्होंने सबसे कम, बहुत ही कम उस भाषा के भीतर इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखा और ये पाया कि वहां समाज बहुत ज्यादा देर में जाकर के इस डिस्क्रिमिनेशन को पहचानता है। आप ये देखिए, और परिणाम ये है कि जो फिनिश भाषा की जो हम देखते हैं कि जो वहाँ फीमेल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, उनके लिए सहज है राजनीति में जाना। उनके लिए हमारे यहाँ की तरह राजनीति में जाना नहीं है कि एक इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, तो वो उस तरह का नहीं है, बल्कि एक सहज स्थिति है पॉलिटिक्स में जाने की। और आप अभी फिनलैंड की पीएम को देखेंगे, साना मरीन, सबसे कम उम्र की महिला, 34 इयर्स की जो पीएम है। और आप ये देखेंगे कि लगभग नॉर्डिक कंट्रीज में ही ये स्थितियां दिखेंगी कि उनकी भाषा में लैंगिक भेद बहुत कम है और वहाँ स्त्रियां बहुत ही ज्यादा काम कर रही हैं अन्य क्षेत्रों में जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माने गए वहाँ। तो इस तरह से ये देखते हैं कि हमारी भाषा हमारे समाज की संरचना को पहले उसके अनुसार बनती है और फिर उसको बनाती है, और फिर उसको बनाते हुए किस हद तक मजबूत करती है, जहां हमें भाषा के भीतर उन अस्मिताओं के संघर्ष को भी देखना पड़ता है, खुद पहचानना पड़ता है। तो इतनी बातें जो कुछ मुझे लगता है कि मैं कुछ कह पाई आप लोगों से इस विषय को लेकर के। हालांकि विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे बहुत सारी बातें, बहुत गंभीर भी है, इसलिए इस पे बहुत सारी बातें बहुत कोणों से की जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो धन्यवाद बहुत आप सबको, मनीष जी को भी, ये मेरे बस्ती की तरफ के हैं और इन्होंने जब बात किया तो मैं उसे टाल नहीं पाई और आप सबके बीच आई और मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। गौरव तिवारी जी आभार ज्ञापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आदरणीय मैडम
को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम लोग मैम को बहुत पढ़ते हैं। बस्ती में रहने के दौरान मैंने जाना कि मैम की भी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है, जिस महाविद्यालय में मैं था। आज के हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी हस्ताक्षर हैं आदरणीय अल्पना मैम। अभी कथादेश पत्रिका का जो नया कथाकारों पर केंद्रित अंक आया है, उसके आवरण पर इनको जगह मिली है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। इतना ही नहीं, आप सब जानते होंगे या जानना चाहिए कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की न सिर्फ जेनेटिक बल्कि साहित्यिक परंपरा की संवाहक हैं और स्त्री चेतना, स्त्री विमर्श और इससे अलग जो अभी आप हम लोगों ने बातों में देखा कि वादी बनकर नहीं, सुलझे हुए ढंग से समाज के संतुलित समाज के निर्माण के लिए आपका लेखन बड़ी प्रतिबद्धता के साथ हम सबका मार्गदर्शन करता है। ऐसी विदुषी लेखिका और प्रोफेसर मैम का हमें आज सानिध्य मिला, उनकी बातों से हमें अभिसिंचित होने का मौका मिला। हम सब बहुत ही आह्लादित हैं और आपके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि संगीता मैम भी लगातार आपके व्याख्यान को सुन रही थी। अभी सिर्फ 2 मिनट पहले वो मॉडरेशन में गई हैं। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो उनकी टिप्पणी थी कि इतना सुंदर, इतना सरस कि हम लोगों ने साहित्य क्यों नहीं पढ़ा। तो बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा और भाषा के आधार पर आपने जो व्याख्या की वो अद्भुत थी। तो बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। आपने हम लोगों का अनुनय विनय स्वीकार किया। मैं समाजशास्त्र विभाग की तरफ से आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, इन कर दीजिए।